हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपको पीएसटेट का जो 20 दिनों का सारा सिलेबस है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। इन 20 दिनों तक आपको इंग्लिश पेडागोजी के अंदर नंबर कट हो तो मेरी गारंटी आपके इसी चैनल से आपको 100% पर्सन मिलेंगे। और कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये भी बताऊंगा। लेकिन आपको यहां पर जुड़े रहना है। पहली चीज आपको ये देखनी है कि मैंने 2 वीडियो पहले से डाल रखी हैं, आप वो जरूर देखें। तीसरी वीडियो देखने के लिए यहां आए। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं करना, लिखना नहीं है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं बचा है कि आप लिखें। जब सो रही हो तो आधा घंटा इनको दो, जो आप मान लीजिए 2 या 3 या जो भी हैं, तो 1 या 2 वीडियो जरूर देखकर डेली सोएं। मैं आपको 5 से 10 वीडियो के अंदर इनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। डेली एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर आप कहोगे तो 2 भी डाल दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके लिए फायदा हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस हमारे एपिसोड की। ऐसी मान लीजिए एक किस्म से। तो पहले नाम आया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पहली बात तो ये सबसे पुराना मेथड है। क्या है दोस्तों? सबसे ओल्डेस्ट है, ये ओल्डेस्ट मेथड है, ध्यान रखें इस बात का। तो यहां से प्रश्न आपको पूछे गए हैं पहले, बहुत ज्यादा प्रश्न इसी से ही पूछा जाता है, इसी से ही आपके पीएसटेट में पेपर में आता है। तो क्लासिकल मेथड है, क्लासिकल मेथड इसका दूसरा नाम है। आपको ये याद रखना है क्लासिकल मेथड, और एक पर्शियन नाम याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि ये अन्य नाम भी है। तो ये क्यों नहीं याद रखने? क्योंकि ये देखो मिलता जुलता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मैंने दोबारा लिख दिया, लेकिन ये टोटल 6 ही है अगर इसको काट दें। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये भी इनका सेम नाम है, तो आप अंदाजा लगा लोगे। ओल्डेस्ट मेथड जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सबसे पुराना मेथड है। एक नाम है सिसरोनियन मेथड, ठीक है ना, सिसरोनियन मेथड। और अगला नाम है एक्सपोनेंट्स ऑफ जीटी मेथड। ये थोड़े से टफ हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में आ सकते हैं। पिछला अगर टफ जो लेवल देखा गया तो अगर मैं इसको कहूं, लेकिन आप इसको लास्ट में ध्यान रखें। पर आप ये 2 तो पक्के आपके माइंड में होने चाहिए, पर्शियन मेथड और क्लासिकल मेथड, इन्हीं के ही अन्य नाम हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, कि आगे हमारे चीजें क्या क्या आपके सामने आने वाली हैं, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद हम इस जो मेथड हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हम इस मेथड का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों हमें करना चाहिए, क्या अब कर रहे हैं लोग इसी का ही अपना रहे हैं वर्तमान अंग्रेजी में भी। ठीक है, सीएलटी आ जरूर गया, लेकिन अपना इसी को ही रहे हैं। क्यों अपनाना है, क्यों नहीं अपनाना, कौन अपनाता है? पहले ये पुराना हो गया अब तो खैर, लेकिन ये सिर्फ पुराना अपने लिए नहीं हुआ है, क्योंकि गांव के स्कूलों में देखोगे तो यही चल रहा है अब भी, ट्रांसलेशन मेथड वाला ही काम। क्या है कारण? टू इनेबल ए लर्नर, यानी अगर आप सीख रहे हैं, एक बच्चा जो सीख रहा है, टू इनेबल ए लर्नर टू रीड द लिटरेचर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज का मतलब यहां क्या है? यानी हम मातृभाषा के अलावा कौन सी भाषा जो सीखने जा रहे हैं उसी को, ये जैसे अब हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हमारी क्या है टारगेट लैंग्वेज? इंग्लिश हो गई। क्या हो गई? इंग्लिश हो गई। तो यहां पर बच्चे को इनेबल करना है। क्या करना है? तो याद रखिए, ये प्रश्न में आ सकता है, आपके ऑप्शन में दिए हो सकते हैं। क्या करना होता है बच्चे को? इनेबल करना। क्या इनेबल करना? बच्चे को क्या इनेबल करना? ये बात, टू रीड द लिटरेचर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। क्या है? लिटरेचर, साहित्य पढ़ने में तो काम आती है ना, ग्रामर साहित्य पढ़ने में, क्योंकि ग्रामर अगर आपको नॉलेज होगा तो साहित्य पढ़ सकोगे, वरना क्या पढ़ोगे? कहां था बोलोगे, कहां गए बोलोगे। तो एक बात तो माइंड में रख लो, मैंने 2 ही पॉइंट लिखे हैं माइंड में रखने आपको। पहली चीज, ग्रामर जो जीटी मेथड है, मैं जीटी बोल रहा हूं बार बार, क्या शॉर्ट फॉर्म जीटी मेथड। अगर ये जीटी मेथड है तो लिटरेचर यानी फॉरेन लैंग्वेज को, अगर दूसरी भाषा को पढ़ना है तो उसके लिटरेचर को पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। टू गेट यहां पर इंटेलेक्चुअल्स डेवलपमेंट बाय द लर्निंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। तो देखो बौद्धिक विकास तो होता ही होता है। क्या होता है? बौद्धिक विकास। तो आपकी बुद्धि का तो विकास होगा जो जो आप इस जीटी मेथड के माध्यम से पढ़ोगे। तो ये बात तो सही है। 2 तो ऑब्जेक्टिव हो गए ये, लेकिन मेन प्रश्न आपको कहां से पूछे जा सकते हैं? प्रिंसिपल क्या हैं इनके, यानी इसके सिद्धांत क्या हैं? सिद्धांत हमें ध्यान रखने हैं, मेन चीजें ये हैं। तो मैंने ज्यादा नहीं लिखी है, टेंशन ना लेना, आपको महत्वपूर्ण दिए गए। जीटी मेथड के सिद्धांत क्या क्या हैं? तो जो जीटी मेथड है वो क्या करता है? प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? बायलिंगुअल वोकैबुलरी। देखो हिंदी से इंग्लिश पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? इंग्लिश के वर्ड मीनिंग हिंदी में पढ़ते हो ना, तो ये माइंड में याद रख लेना है कि ट्रांसलेट करोगे तो 2 भाषाओं का ज्ञान, यानी हिंदी वाली इंग्लिश में, इंग्लिश वाली हिंदी में।
तो बाय का मतलब दो से जुड़ा हुआ, तो दो भाषाओं की यानी दो बायलिंगुअल वोकैबुलरी लिस्ट इन द क्लासरूम तो होनी चाहिए ना, एक आपको डिक्शनरी आप रखती ही हो। बिफोर द टीचिंग ऑफ ए लेसन, टीचिंग लेसन पढ़ाने से पहले क्या करना है आपको, एक डिक्शनरी रखनी होती है, द लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड वर्ड। क्यों, जब लेसन पढ़ाने जाओ तो ध्यान रख लेना पहले ऐसे वर्ड जो टफ हैं उनको आप एक डिक्शनरी में अच्छे से उनको दोनों भाषाओं में लिख लें और बच्चों को समझाएं। दूसरा बात, बायलिंगुअल डिक्शनरी क्यों यूज की जाती है, इज यूज्ड बाय लर्नर, किसके द्वारा यूज की जाती है, तो टीचर को तो पता ही होगा ना, यूज कौन करेगा, ये यूज कौन करेगा, लर्नर यूज करेगा। डिक्शनरी कौन यूज करेगा, लर्नर। किस लिए करेगा, टू फाइंड द मीनिंग ऑफ ए न्यू वर्ड, नए शब्दों के अर्थ निकालने के लिए। सर जी ये तो हमें पता ही है, पता है तो आगे चलो। ग्रामर इज टॉट, ग्रामर पढ़ाई जाती है किस मेथड से, अलग से पढ़ाई जाती है। कैसे पढ़ाई जाती है, अलग से पढ़ाई जाती है और यहां पर डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है। ये प्रश्न आपके पी टेट में आया था दोस्तों, पी टेट में आया था अभी, ठीक है ना, देख लो चाहे जाके, क्योंकि इंडक्टिव और डिडक्टिव पूछा था तो ये आया ही, मान लो ये नहीं ऑप्शन में तो था ना, ये तो हो सकता है इस बार यही दे दे। तो यहां से प्रश्न पूछा गया था, यानी इंपॉर्टेंट मान लीजिए आपके लिए। तो ये डिडक्टिव में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा आपको, मैंने पहले क्या लिख दिया, रूल लिख दिया, रूल लिख के और फिर मैं क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल लिखूंगा। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, रूल टू एग्जाम्पल चलने को ही क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो इसी के मेथड से ही जीटी मेथड, और आजकल के सारे टीचर यही अपना रहे हैं। लेकिन ये सबसे पुराना, अपनाना तो नहीं चाहिए इंडक्टिव मेथड अपनाना, लेकिन लगभग 90% इसी का ही प्रयोग चलता है। तो ये क्या हो सकता है, इसकी जगह एक नाम और भी आ सकता है, जनरल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशेष की ओर। क्योंकि देखो रूल पहले लिख दिया तो बात तो सामान्य सी है, ठीक है, एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा। तो खैर जनरल टू पर्टिकुलर होगा। क्लियर हो गई मेरी बात, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। यानी हम कैसे, मैं एक और बात बता दूं, रूल जब लिखोगे तो रूल आपको पहले पता होते हैं क्या, नहीं होते। तो नॉन टू अननोन या अननोन टू नोन, ये आप माइंड में सोचो, मैं आगे और बताऊंगा, इसके आगे बताऊंगा। इसको एक बार सोचिए कि रूल नॉन होता है या अननोन होता है, पहले ये बात कंफर्म करें, क्योंकि ऐसा भी लिखा सकता है नॉन टू अननोन या अननोन टू नोन, ठीक है ना, KNOWN वाला, इस तरह से KNOWN। तो यहां से ये प्रश्न मैं सारे इसीलिए कह रहा हूं, यहां से आ सकता है प्रश्न दोस्तों, ठीक है। द लर्नर, शेयर भी कर दें ये वीडियो आप, ये जरूर ध्यान रखें, सब्सक्राइब जरूर करें आप। द लर्नर रोट्स, रोट होता है माय डियर स्टूडेंट, रटना होता है। क्या करता है, रटता क्या है, रूल रटता है। क्या रटता है, रूल रटता है, मतलब उसको पता नहीं है, रूल को रटेगा वो ग्रामर के, एंड देन अप्लाई दैम इन ट्रांसलेशन, और फिर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो ये हो गया कि नहीं हो गया, ये तो कर दोगे। अगला रूल इसमें क्या है, द बुक्स ऑफ दिस मेथड, इस जो मेथड की किताबें होती है ना, उसमें लिटरेरी डिवाइस भी होते हैं। क्या होते हैं, जो लिटरेरी हैं, अंश, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अंश होता है, क्या होता है, हिस्सा या अंश। अब देखो आगे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, डिफिकल्ट क्लासिकल टेक्स्ट इज बिगन अर्ली, यानी यहां पर क्या होता है, डिफिकल्ट क्लासिकल टेक्स्ट, यानी जो मुश्किल क्लासिकल टेक्स्ट हैं उससे इसकी स्टार्ट की जाएगी। तो ये बात आपको ना रखो चाहिए याद, यहां से प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये मैं बता दिया आपको, और ये वाला पॉइंट भी नहीं पूछेंगे। लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको 100% नंबर देना, क्योंकि मैंने अभी कहा है। तो वीडियो ही देखनी है तो ये बीच में और देख लेना, क्या फर्क पड़ता है, नहीं याद हो कोई टेंशन नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा सामान्य पूछेंगे आपसे, इतना भी टफ नहीं पूछते। ये सेकंड लेवल का प्रश्न है। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन ये पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, शब्द टू शब्द चलेगी, शब्द से टू शब्द। जैसे मैं कैसे पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसे देखो बच्चों, शब्दों के लिए, यानी वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड टू वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है। ये प्रीपोजिशन गलत मत पढ़ना कभी। तो शब्द, हर शब्द का मतलब शब्द, फिर इसका, फिर इस शब्द का, फिर इसका, फिर इसकी ट्रांसलेटर, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। आजकल ऐसे ही तो पढ़ाते हैं, वर्ड टू वर्ड ही चलते हैं ना, सॉरी वर्ड फॉर वर्ड ही चलते हैं। ट्रांसलेशन की जाती है किसके द्वारा, इज मेड बाय द लर्नर, लर्नर के द्वारा सब चीजें होती हैं, ठीक है जी। इन जीटी मेथड ए लर्नर ट्रांसलेट्स, अब लर्नर जो है यानी विद्यार्थी जो है वो ट्रांसलेट करेगा, सीखने वाला ट्रांसलेट करेगा एक सेंटेंस को फ्रॉम मदर टंग। तो हिंदी से इंग्लिश करते हो कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं जी। तो यही तो बात है इस मेथड की, कि मातृभाषा का, अब वाइस वर्सा लिख दिया, वाइस वर्सा का मतलब है अब मान लीजिए ये है आपकी मदर टोंग, एमटी लिख दिया, मदर टोंग से आप करोगे
टारगेट लैंग्वेज में। और फिर क्या है टारगेट इंग्लिश, पहले मान लो आपकी मातृ हिंदी से इंग्लिश में लिखा और फिर इंग्लिश से आपने हिंदी में लिखा, तो इसी को कहते हैं वाइस वर्सा, यानी आपस में एक दूसरे को कभी इधर वाली कर ली कभी इधर वाली, ऐसे उल्टा सुल्टा चलता हो, इंग्लिश की हिंदी कर दी हिंदी की इंग्लिश कर दी ऐसे। जैसे राम राइट ए लेटर, राम पत्र लिखता है, अब ये लिपट दिया, मेरे पास एक पेन है, अब इंग्लिश की बनाओ आई हैव ए पेन, अब मैं कह दूं आइए बुक इसकी हिंदी लिख के दिखाओ, तो मैं लिखूंगा कि मेरे पास एक पेन है, तो दोनों हो गई ना आपस में एक दूसरे उल्ट पुल्ट करना। अगली बात लिखी है द फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेन एज द रेफरेंस सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ द सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, क्या लिखा है द फर्स्ट, ये तो मेरी बात सुनो, ये क्या है, ये किसी का विचार है, तो मैंने विचार भी दे दिया आपके, ये विचार भी दे दिए, क्योंकि हो सकता है विचार ही पूछ ले मास्टर जी आपने तो ये करा दी कोई विचार, तो विचार स्टन ने दिया, ये किसने दिया है, ये स्टन ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, स्टन ने दिया है कि द फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेन एज द रेफरेंस सिस्टम, एज द रेफरेंस सिस्टम, ये याद रख लेना, एज द रेफरेंस सिस्टम इन द सेकंड लैंग्वेज। जैसे मदर टोंग होगी, फिर नेटिव लैंग्वेज होगी, नेटिव मतलब कोई भी हो सकती है, या इसे नेटिव कह दो चाहे मदर टंग कह दो, एक ही बात है। इज द रेफरेंस सिस्टम ऑफ ए जीटी मेथड, इसका रेफरेंस सिस्टम क्या होता है, जीटी मेथड का मदर टंग होती है, ठीक है ना। अब एपी हॉट क्या कहते हैं, द टीचिंग यूनिट एंड यूनिट ऑफ प्रैक्टिस, देखो ये देखिए यूनिट एंड यूनिट ऑफ प्रैक्टिस याद रखना है, ये किसका है, एपी हॉट का है, ठीक है ना। इन जीटी मेथड इज ए सेंटेंस, क्लियर हो गया मेरी बात, यह क्या है, सेंटेंस है। अब आगे प्रैक्टिस करना यूनिट टू यूनिट की, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब आते हैं हमें जीटी जो मेथड है उसकी टेक्निक के बारे में बातें करते हैं, किसके बारे में बातें करते हैं, टेक्निक क्या है इनको पढ़ाने की टेक्निक भी तो आनी चाहिए भाई, ठीक है, बिना टेक्निक के क्या करोगे। तो यहां पर देखिए पहली बात क्या आती है, पहली बात आती है यूज वर्ड इन सेंटेंस, क्या करना है आपको, शब्दों का प्रयोग करना है वाक्य में, क्या करना है, शब्दों का प्रयोग, यूज वर्ड्स इन सेंटेंस। स्टूडेंट्स क्रिएट सेंटेंस, बच्चों को आपको क्या करने हैं, वाक्य बनवाने हैं, किस आधार पर, इलस्ट्रेट, यानी आप एग्जाम्पल, इलस्ट्रेट का मतलब क्या है, एग्जाम्पल देकर, दे नो द मीनिंग एंड यूज ऑफ न्यू वर्ड्स, ठीक है, वो क्या जान सके, मीनिंग भी जान सके और नए शब्द भी जानेंगे वो, ठीक है ना, प्रयोग करने भी सीखेंगे नए शब्दों का। दूसरा क्या है, फाइंडिंग एंटोनियम और सिनोनिम, यानी उनके समानार्थी भी शब्द है और आपके, आप जैसे कहते हो रात का दिन, यानी विपरीत शब्द भी आप उनके बनवाने हैं फॉर वर्ड और सेट्स ऑफ वर्ड, चाहे एक शब्द ले लो और चाहे कई शब्द ले लो, ये भी उनमें करना है, तो आपके पेपर में आ सकता है, ये इस तरह का ध्यान रखें। उसके बाद है बौद्धिक क्षमता के लिए क्या करोगे, आप पे कोग्नेट्स लिख रखा है यहां पर, लर्निंग स्पेलिंग, स्पेलिंग भी क्या है, लर्निंग स्पेलिंग, स्पेलिंग का स्पेलिंग को सीखना किस तरह से, उसमें इसी में आएगा जीटी में, साउंड पैटर्न दैट कोरस्पॉन्ड बिटवीन लैंग्वेज फर्स्ट एंड टारगेट लैंग्वेज, तो देखो स्पेलिंग का भी तो ज्ञान होना चाहिए, इन दोनों के बीच में ये अपना संबंध स्थापित करती है, ठीक है ना, साउंड पैटर्न भी। चलिए अगला देखते हैं, ट्रांसलेट करना टारगेट लैंग्वेज को टू नेटिव लैंग्वेज, अभी करके बताया था मैंने वाइस वर्सा, तो आपको ये भी कराना है, इधर उधर पहले हिंदी की इंग्लिश बनवाना और फिर इंग्लिश की हिंदी बनवाना, तभी ये सफल होगा जीटी मेथड। आफ्टर दैट लिख रखा है उसके बाद कि अंडरस्टैंडिंग क्या करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, ग्रामर रूल, तो रूल तो पढ़ानी है ना, देर एक्सेप्शन, उनके अपवाद भी बताने हैं, देन अप्लाई करना है, देन अप्लाई क्या करना है, न्यू एग्जाम्पल, क्या करना है, न्यू एग्जाम्पल। और यही दोबारा आ गया डिडक्टिव मेथड, यानी पहले आपको इसमें रूल लिखने होंगे और फिर क्या देना होगा, एग्जाम्पल देना होगा। उसके बाद लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको भरवानी है, ये इस बार आपके L1 में आया, L2 में, इस बार 2023 में PS टेट के पेपर में ये ऑप्शन में था, इसमें था, अब मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन ये PS टेट में पक्का आया हुआ प्रश्न है, इतना सुन लेना, तो आप पीछे वाले रिवीजन कर लो तो पीछे भी आया हुआ है। और ऑप्शन में था ये फिलिंग इन गैप्स, फिलिंग इन गैप्स, तो ये नाम ध्यान रख लेना, फिलिंग इन गैप्स आ गया तो जीटी मेथड से जुड़ा हुआ, विद न्यू वर्ड, नए शब्दों के साथ आपको भरवाने हैं, आइटम्स ऑफ पर्टिकुलर है, ग्रामर टाइप, जहां पर भी आप जिस तरह की ग्रामर सिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, आपको प्रश्न भी, कॉम्प्रीहेंशन मतलब होता है समझ में आना, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसमें अब करना क्या है, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन इन पैसेज, आपको सूचनाएं ढूंढनी है पैसेज के अंदर, मेकिंग इन्फ्रेंसेस, यानी आपको फिर निष्कर्ष निकालना है, एंड रिलेटिंग टू पर्सनल एक्सपीरियंस, और उनको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करना है, ठीक है ना, उसको जोड़ते हुए सब ये करना है आपको।
तो उसके बाद है मेमोराइजेशन। मेमोराइजिंग, इसमें मेमोराइजेशन में क्या होगा, वोकैबुलरी लिस्ट, ग्रामेटिकल रूल और पैराडिग्म्स, मतलब फिर यही नाम आ गया एग्जाम्पल। तो तीन बातें हैं, लिस्ट हो गई, रूल हो गए और एग्जाम्पल हो गए। तो तीनों बातें आपको माइंड में रखनी है। तो ये भी आपको जीटी मेथड से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट राइट अबाउट ए टॉपिक यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज इन कंपोजिशन। स्टूडेंट को क्या लिखना है, टॉपिक यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज इन कंपोजिशन। मतलब आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस पर कुछ है, आपको फिर ट्रांसलेट कर करके हिंदी से इंग्लिश में लिखना है, चाहे किसी पर लिख लो। तो इसके कारण क्या है, फिर आप बच्चों को दोगे, कोई होली पर दे देना, कोई दिवाली पर ट्रांसलेट करने के लिए, वो धीरे धीरे सीखता जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है वो देखो। अब आगे आता है इसके नुकसान क्या हैं। अब ये तो हो गए फायदे की बात है, हमने ये भी सीख लिया टेक्निक क्या है, हमने ये भी सीख लिया कि इसको फिर हमने इसके फायदे भी क्या है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। अब इसके नुकसान पढ़ लो। नुकसान भी होते हैं जी, हाँ बिल्कुल होते हैं। अब सुन लो, जो आज के टाइम में यूज कर रहे हैं उसके नुकसान क्या है। नुकसान ये है, मैं एक नाम सुनो पहले लिख देता हूं। हमारी नेचुरल ऑर्डर होता है LSRW, ये पेपर में आया है PS टेट के, इसका नाम है नेचुरल ऑर्डर, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीड और राइटिंग। अब मैं यहां ऐसे कर देता हूं और यहां ऐसे कर देता हूं, देखो, क्योंकि अगर आप जीटी मेथड पढ़ाओगे तो देखो इसमें रूल लिखने पड़ेंगे, और फिर क्या है, आपको रीडिंग और राइटिंग, इसमें पहले पढ़ोगे रूल और फिर राइट करोगे। तो यही ये चलता है, इसमें लिसनिंग नहीं हो सकती और ना ही स्पीकिंग होती। तो भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लिसनिंग, और फिर क्या चाहिए, स्पीकिंग, जो इसमें है ही नहीं। ग्रामर में तो रूल पढ़ोगे तो रीड करोगे ना, पढ़ोगे तो रीड करोगे, और फिर क्या करोगे, राइट करोगे। तो सुनते कहां हो, सुनने का तो काम ही नहीं हुआ। सुनना तो स्पीच है, कोई रेडियो सुनो, कुछ और सुनो, इंग्लिश भाषा को सुनो, मूवी देखो। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, ना ही बोलने का काम रहा, इसमें तो ट्रांसलेट करते जाओ, इधर से उधर, इधर से उधर। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आर इग्नोर, ये देखो इसमें इग्नोर की जाती है। यानी जो मैन जो भाषा सब वैज्ञानिकों ने माना है, एक इंसान है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कौन सा है जिन्होंने इसको नहीं माना। LSRW को लगातार इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, इस R को यहां रख दिया, W को यहां रख दिया, बस इतना ही फर्क है उसका भी। बाकियों ने LS तो सबने ही माना है, LS तो सबने ही माना है इसको। तो LS सबने माना, तो जीटी मेथड में तो ये है ही नहीं, फिर इसका मतलब ये तो नुकसानदायक है, काम की चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि रीडिंग और राइटिंग ही स्किल आर एम्फसाइज्ड, यानी इसको रीडिंग और राइटिंग को ही क्या है, इस पर जोर दिया जाता है। अगली बात, ठीक है, एक बार मिटा देता हूं मैं, और काम देगा ये अपने। तो अब देखो, एक LSARW, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों नहीं है, ये है, ये चित्र याद रख लें इस रूल से। प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, पिच आर इग्नोर्ड। देखो, जब लिसनिंग नहीं होगी और स्पीकिंग नहीं होगी तो प्रोनाउंसिएशन कहां जाएगी। प्रोनाउंसिएशन, आप पंजाबी बोलते हो तभी तो प्रोनाउंसिएशन आती होगी जुबान से। अब रूल रटते रहो पंजाबी की किताब में, पढ़ोगे फिर लिखोगे, पढ़ोगे फिर लिखोगे, तो प्रोनाउंसिएशन कहां होगी, कॉपी पे हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो यहां पर है, ये सब चीजें इग्नोर होती हैं। दूसरी बात क्लियर हो गई, याद होगी, मैं ये चित्र ही ध्यान रखना है, यानी या लिसनिंग होगी, स्पीकिंग होगी, तो फिर प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, तो ये तो होगा ही ना ऑटोमेटिक ही। ठीक है जी। ओरल ड्रिल आर इग्नोर्ड, तो ये तीन रूल इसी में हो रहे हैं, क्योंकि लिसनिंग में तो क्या हो गया, कोई चीज होगी, क्योंकि लिसनिंग का तो काम ही नहीं रहा ना, फिर रीडिंग राइटिंग का हो गया। तो स्पीकिंग में ये सारी बातें, स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन होती है, तो प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग तो वैसे ही इग्नोर हो रही है इसमें, तो ये प्रोनाउंसिएशन कहां होगी, स्ट्रेस कहां होगी, बोलोगे तो स्ट्रेस आएगी, पिच भी आएगी, पर बोलोगे तो ओरल ही तो बोलना होता है, ओरल बोलना, और एक ओरल और होता है, सुनना भी होता है। ओरल करते हैं ना हम, सुनना भी होते हैं, AURAL। तो इसी कारण टीचर बोलता है वो ओरल, ये बच्चे सुनते हैं ओरल, इस तरह से चलता रहता है। तो दोनों स्पीकिंग में आ गई, स्पीकिंग मान लो चाहे लिसनिंग मान लो, तो ये भी इग्नोर है, तो फिर ये भी नहीं होगी। जीटी मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल लिंग्विस्टिक थ्योरी, यानी इसमें साइकोलॉजी के जो आपने पेडागोजी क्यों पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी के कारण पढ़ रहे हो, कितने बच्चे को कितनी पढ़ानी है, कितने बच्चे को कितनी पढ़ानी है, ये सब चीजें पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तो इसमें ऐसा कोई वो चीज थ्योरी नहीं है। क्यों नहीं है, अभी आपको पता चलेगा। देखो, ग्रामर टीचिंग सिस्टम ऑफ जीटी मेथड डिडक्टिव, क्यों? क्योंकि पहले आप रूल लिख ही दोगे तो बच्चे की बुद्धि की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, टीचर ने बुद्धि का काम लिया, टीचर ने पहले याद कर रखे हैं रूल लिख दिए, बच्चे को दिमाग को जोर ही नहीं आया। मैंने कहा बेटा इसमें देखो, वाज से पास्ट टेंस का पता चलता है, पास्ट इंडेफिनेट मान लो चाहे पास्ट कंटिन्यू को, अगर चौथी फॉर्म है उसके साथ ING वाली तो वो हो जाएगा, जैसे आई वाज ए टीचर, इसमें सिंपल है।
पास्ट सिंपल हो गया। या मैं कहूंगा आई वाज प्लेइंग तो पास्ट कंटिन्यू हो गया। तो आपको मैंने कही दिया वाज कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू है, तो आपको जोर क्या है? आप तो वाज कंटिन्यू देखो वहां कह दोगे सर इस ये तो कंटिन्यू है। तो ये कारण है कि इसमें कोई साइकोलॉजिकल रूल नहीं लेता, बुद्धि का तो काम ही नहीं है। इज नॉट ए साइकोलॉजिकल बिकॉज ए लर्नर इज टॉट फर्स्टली रूल, क्योंकि रूल पहले रटाए जाते हैं और फिर एग्जाम्पल रटाए जाते हैं। तो रूल पहले बता ही दिया, फिर दिमाग लगा ही नहीं। इसी कारण मैंने क्या कहा था कि ये क्या है, अननोन टू नोन है। अननोन टू, क्योंकि रूल आपको पता ही नहीं होते, रूल आपको कहां पता होते हैं, पता ही नहीं होते, तो ये क्या हो गए, अननोन हो गए, राइट। लेकिन अब पता ही चल गया, रूल बता दिया, बाद में पता चल गया, तो बाद में पता चल गया तो इसलिए अननोन हो गया। अब क्या है, पहले पता होता है, जब रूल आपको लिखा दिए तो वो तो रूल तो अननोन थे, लेकिन एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल तो नोन हो गए ना, क्योंकि एग्जाम्पल में रूल दिख रहा है, तो आपने याद कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट दिस मेथड इज अननेचुरल, ये तो मैंने बताया ही था, नेचुरल नहीं है, क्या है, अननेचुरल मेथड है। क्या है, अननेचुरल मेथड है, बिकॉज LSRW नेचुरल है, लेकिन SRW क्यों काम ही नहीं करता, LS तो है ही नहीं इसमें, LS तो है ही नहीं, सिर्फ R रीडिंग और राइटिंग है। तो LSRW जो हमने पढ़े थे, RW हैं सिर्फ, इस ये दो ही हैं, अगर दो हैं तो ये अननेचुरल हो गया, नेचुरल नहीं रहा। आफ्टर दैट देखो आगे क्या लिखता है, आगे क्या लिखता है, देयर इज नो फ्लुएंसी तो देखो स्पीकिंग है नहीं, तो फ्लुएंसी कहां से आएगी सर, ये तो इजी है ना। आप सारे LS ये आप याद रख लेना, बस इस ये माइंड में रखना, एक ऐसे बस आपके सारे हल हो जाएंगे, लगभग हल हो जाएंगे, ये बात याद रख लेना। ओनली एक्यूरेसी इज एम्फसाइज्ड, एक्यूरेसी क्यों, क्योंकि रीडिंग करोगे तो एक्यूरेसी, ग्रामर में तो एक्यूरेसी तो आती है ही। उसके बाद GT मेथड इज ए टीचर सेंटर्ड, क्योंकि देखो सारा बेचारे को टीचर को ही जोर मारना है, रूल याद है टीचर करके आएगा, आपको क्या, आपको तो देख के लिखने होते हैं, तो टीचर ज्यादा इसमें बेचारे का टीचर का ही रोल होता है, लर्नर का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि टीचर ही तो बोलता है, टीचर ही बोलेगा ना, तो लिखेगा भी क्या है, रूल कौन लिखवाएगा, टीचर लिखवाएगा, तो सारा वो करने का क्या, आप तो देख देख के लिखोगे। GT मेथड हैम्पर्स डायरेक्ट कनेक्शन, किसके ऊपर ज्यादा जोर देता है, डायरेक्ट जो कनेक्शन है डायरेक्ट, उस पर बिटवीन थॉट विचारों और एक्सप्रेशन के ऊपर ज्यादा विचार करता है। द रिजल्ट इज लैक ऑफ फ्लुएंसी, और यही कारण है, उसका परिणाम आता है कि फ्लुएंसी नहीं आ पाती। द लर्नर थिंक्स इन मदर टंग, क्योंकि पहले वो क्या सोचेगा, मदर भाषा में सोचेगा, फिर वो ट्रांसलेट करेगा टारगेट लैंग्वेज में, फिर खुद सोचेगा, फिर टारगेट। तो ये मेरी सुनो, ये क्या है, क्योंकि देखो आपके कोई अंग्रेजी, आप हिंदी बोल रहे हो, तो क्या आपने हिंदी को पहले सोचा, क्या मैंने कह दिया आप कैसे हैं, आप कह दोगे सर आई एम फाइन, अब आपने कुछ नहीं सोचा, बिना सोचे समझे ही उत्तर दे दिया मैं ठीक हूं। लेकिन अगर मैं कोई मुश्किल सा, जैसे अंग्रेज बोलते हैं, तो आप क्या सोचोगे, यार इसने क्या बोला है, फिर पहले आप ट्रांसलेट करोगे माइंड में, इसने ये बोला होगा, इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे करके फिर माइंड में उत्तर देना है कि इसकी हिंदी क्या होगी, हिंदी सोच ली, फिर आप अपना उत्तर बनाओगे, तो उत्तर बनाते समय फिर ट्रांसलेट करोगे माइंड में, फिर बोलोगे, तो कितना प्रोसेस हो गया ना ये। तो यहां से फ्लुएंसी नहीं आ सकती। एक में देखो फ्लुएंसी, हाउ आर यू, आई एम फाइन, अब आपने नहीं सोचा, तो ये तो दो चार रटे रटाए हैं, लेकिन कोई बंदा नहीं, जब अंग्रेज बोलता है तब आपको सोचने में मजबूर हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि अगर अंग्रेजी नहीं आती तो दो चार शब्द ये तो बाकियों में जोर लगाना पड़ता है, तो ट्रांसलेट कर करके फिर इधर दूसरे को बताते हो। अब सर जी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं आपको, वो देखो ये रही, ये क्या है, सारे जर्मन स्कॉलर हैं, इनके नाम सुन लेना, ये GT मेथड से रिलेटेड हैं सारे के सारे। क्या क्या नाम है, कोल प्लोट्स, जॉन मेडिंच, और उसके बाद है ओलेंड्रोफ, HG ओलेंड्रोफ, और यहां पर एक जॉन नाम के और हैं। तो ये सारे के सारे जर्मन स्कॉलर हैं, इनको भी आप नाम थोड़ा सा पढ़ जरूर लें, देख जरूर लें, क्या हैं, जर्मन स्कॉलर हैं ये सारे के सारे, ठीक है ना, चाहे वो कार्ल हो, जॉन हो, HG हो या फिर जॉन, दोनों में तो जॉन आ रहा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना दोनों में। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, 1 नंबर आपका पक्का है अगर आपने ये वीडियो आज देखी है, मेरी गारंटी है, गारंटी ले रहा हूं आपकी, आपके पेपर में यहां से 1% आएगा, श्योरिटी है, ये हर बार आया है, इस बार और आएगा, तो आप अच्छे से एक बार और देख लें, अगर नहीं देखी पिछली 2 वीडियो पहले देख कर आए, फिर ये देखना, ठीक है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी है, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जरूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।